मेरी आँखें जो मंज़र देख रही थी, मेरे कान जो शब्द सुन रहे थे, मेरा दिल व दिमाग उस पर यकीन कर नहीं पा रहा था। जबकि मैं अपने होश खो रही थी। ये कहानी सच्ची है, सिर्फ़ नाम और जगह बदल दिए गए हैं ताकि किसी के दिल को कोई तकलीफ़ ना हो। मेरी बीए तक पढ़ाई पूरी होते ही मेरी मम्मी को मेरी शादी की फ़िक्र लग गई और मेरा रिश्ता ढूँढने लगी और एक जगह पर मेरा रिश्ता पक्का हो गया। वो कहने को तो गैर थे मगर अपनों से भी ज़्यादा अपने निकले। हमारी तरफ से शादी में कोई ख़ास तैयारी नहीं थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह मैं यतीम थी। कहने को तो 3 भाई भी थे मगर वो सिर्फ़ इतना कमाते जितना वो अपने पत्नी बच्चों को खिला सकते थे। इसी वजह से शायद मेरी मम्मी को मेरी शादी की फ़िक्र ज़्यादा थी। वो मुझसे हमेशा कहती, जितनी जल्दी तेरी शादी कर दूँ उतना ही अच्छा है। अभी तो मैं ज़िंदा हूँ, पता नहीं मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा। हमारी तरफ से शादी की तमाम रस्में सिंपल तरीके से की गई थी, जबकि दूसरी तरफ से उन्होंने बड़ी धूमधाम से शादी की। शादी से 1 हफ़्ता पहले वो जब मेरा सामान लेने आए तो मेरी सास मुझे मेहंदी का जोड़ा और चूड़ियाँ भी देकर गई। जिस दिन मुझे मेहंदी का जोड़ा मिला उसी दिन आर्यन ने मुझे फ़ोन किया। उसने पहली बार मुझसे बात की और हाय हेलो कहने के बाद मेहंदी के जोड़े के बारे में पूछने लगे, ये पूछते हुए कि तुम्हें मेरी चॉइस कैसे लगी, उम्मीद है तुम्हें जोड़ा पसंद आया होगा। उस दिन हमारी पहली बात हो रही थी मगर उससे बात करते वक्त मुझे शर्म भी आ रही थी, लेकिन यूँ महसूस हो रहा था जैसे हम सदियों से एक दूसरे को जानते हैं। यूँ शादी से 1 हफ़्ता पहले हम लगातार रोज़ाना ही फ़ोन पर बातें करते रहे। शादी की तमाम रस्में बहुत अच्छे से अदा हो गई। आर्यन जब बारात लेकर आए तो मेरी सब सहेलियां उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि आर्यन खूबसूरत ही इतना था। वो आर्यन को देखते ही मेरे पास आकर मुझसे कहने लगी, नसीब हो तो तुम्हारे जैसा, इतना खूबसूरत पति किसी किसी को ही नसीब होता है, वरना तो कोई मोटा, कोई सांवला और कोई गंजा मिलता है। ये कहते हुए वो हंस पड़ी और मैं भी बड़े फ़क्र से मुस्कुराने लगी। मैंने भी अभी तक आर्यन को नहीं देखा था मगर मैंने अपनी सहेलियों की नज़रों से उसे देख लिया था। वो जिस तरह उसकी तारीफ़ कर रही थी जैसे वो मेरे सामने ही बैठा हो। शादी के पेपर पर दस्तखत करते वक्त दिल में अजीब सी खुशी और डर भी था। खुशी इस बात की थी कि अब मैं हमेशा हमेशा के लिए आर्यन के साथ रहूँगी। 1 हफ़्ते में आर्यन ने जो मुझे वादे किए थे उस बिना पर अब मैं हमेशा हमेशा के लिए मायके का दुख भूल जाऊँगी। डर इस बात का था, ज़िंदगी में आने वाली खुशियों को कहीं नज़र ना लग जाए। जिस इंसान को खुशी कभी कभार ही मिले उसे वो खुशी भी कहाँ रास आती है। वो खुशी को महसूस कम करता है और उस खुशी में गम को ज़्यादा तलाश करता है। शायद उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आता। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा था। इस खुशी और डर की कैफियत में मेरी विदाई हो गई। मैं कमरे में आर्यन के सेज पर बैठी सच समझकर घूंघट किए उसका इंतज़ार कर रही थी। दिल की धड़कन गुज़रते वक्त के साथ साथ तेज़ हो रही थी। आर्यन के साथ उसके बड़े भाई की भी शादी हुई थी। यूँ हम एक साथ 2 दुल्हनें इस घर में आई थी। इस वजह से इन्होंने अपनी हर खुशी शादी में पूरी की थी, क्योंकि घर के वही आखिरी 2 बच्चे रह गए थे। बाकी सब बच्चों की मेरे सास और ससुर ने शादी कर दी थी। मेरी 3 ननद और 2 जेठ भी थे। जैसे ही दिल की धड़कनें तेज़ हुई, थोड़ी देर में ही कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और आर्यन के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। जैसे ही उसने मेरा घूंघट उठाया तो मैं उसको देखते ही हैरान हो गई। तभी मुझे मेरी सहेलियों की कही हुई बातें याद आने लगी, क्योंकि आर्यन वाकई में बहुत खूबसूरत था। आज मैंने उसे पहली बार देखा था। आर्यन की खूबसूरती सबको इसलिए ज़्यादा बढ़कर लग रही थी क्योंकि वह अपने घर सब बहन भाइयों से सबसे अलग थे। रंग में साफ और नए नक्श में किसी शहज़ादे की तरह लग रहे थे। मगर कहते हैं जो चीज़ इंसान की किस्मत में नहीं होती वो हमेशा खूबसूरत और चमकदार ही होता है। इसलिए उसका हुस्न हर एक आँख में चमक रहा था। आर्यन बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझे मुँह दिखाई में एक सोने की अंगूठी दी। मैंने जब अपनी जेठानी को देखा तो वो मुझे होशियार लगी, क्योंकि वो बहुत ही अजीब नज़रों से मुझे देख रही थी। हालांकि वो भी मेरी तरह वहाँ पर नई नवेली दुल्हन थी, मगर उसके तेवर कुछ अलग ही लग रहे थे। वो मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक अपनी तीखी नज़रों से आर पार कर रही थी।
शायद वो अपने मुकाबले में मुझे देख रही थी, जाने वो क्या सोच रही थी। शादी के कुछ दिन बाद जब मैं आर्यन के साथ अपने मायके आई तो सभी बहुत खुश थे। मेरी सहेलियां फिर से आर्यन को देखने के लिए ख़ास तौर पर आई थी। वो सच में ही जैसे मेरे पति पर लट्टू हो चुकी थी। वो मुझे बार बार फिर से छेड़ने लगी। वैसे ये जो सहेलियां होती है ना, इंसान के प्यार को अपनी बातों से और बढ़ा देती है। हम एक रात मेरे मायके में रुके और अगली सुबह ही मेरे ससुराल वाले हमें लेने के लिए आ गए। खुशी खुशी मैं और आर्यन जब अपने घर में पहुँचे तो वहाँ पर मेरे जेठ और जेठानी भी आ चुके थे। मेरी सास ने हम देवरानी और जेठानी के कपड़े बिल्कुल एक जैसे ही बनवाए थे ताकि दोनों में किसी को कोई ऐतराज़ ना हो। हाँ, लेकिन रंग में फ़र्क ज़रूर था। मैं और आर्यन हम दोनों एक साथ बहुत खुश थे। मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था, जबकि मेरी मम्मी मुझे देख देख कर खुश हो रही थी कि उन्होंने अपनी बेटी का इतनी अच्छी जगह रिश्ता कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। अभी शादी को एक हफ़्ता भी नहीं गुज़रा था कि अचानक से शाम के वक्त आर्यन बात करते करते बेहोश हो गए। यूँ अचानक से वो बेहोश हो गए तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि वो मेरे पास ही बैठे मुझसे बातें कर रहे थे। मेरे चीखने पर घर में बाकी के लोग भी हमारे कमरे में आ गए और यूँ आर्यन को बेहोश देखकर सभी रोने लगे। और फिर मेरे जेठ और ससुर ने जल्दी से आर्यन को उठाया और उसे होश में लाने लगे। उसके चेहरे पर कोई पानी के छींटे मारता तो कोई उसके पैरों के तलवे मसलता, मगर उसे होश नहीं आ रहा था। जल्दी से वो आर्यन को लेकर बाइक पर ही बैठकर डॉक्टर के पास ले गए। मेरा ससुराल क्योंकि शहर में ही था, इसलिए वो आर्यन को लेकर जल्दी से अस्पताल पहुंच गए। हम सब घर में बहुत परेशान थे। तकरीबन आधे घंटे के बाद जब मेरे जेठ ने फ़ोन करके बताया कि आर्यन को होश आ गया है, जिसे सुनते ही मेरे जिस्म में दोबारा से जान लौट आई हो। थोड़ी देर में ही वो आर्यन को घर में ले आए। आर्यन के घर में आते ही मेरी सास जल्दी से आगे बढ़कर आर्यन के गले लगते ही तेज़ आवाज़ में रोने लगी और रोते हुए अपने बेटे का माथा चूमकर कहने लगी कि मेरे बेटे को किसी की नज़र लग गई है। हाय मेरा हंसता खेलता बेटा। जबकि मैं अपने कमरे की दहलीज पर खड़ी आर्यन को देख देख कर रो रही थी। एक तो नई नई मोहब्बत और ऊपर से शादी के बंधन में बंधने के बाद होने वाली मोहब्बत बहुत ही मजबूत होती है, भले ही वो एक दिन की हो या कई सालों की। और शादी के बाद औरत के लिए सबसे बढ़कर उसका पति ही होता है, जिसके दम से उसके चेहरे पर रौनक रहती है और उसकी ज़िंदगी में हर तरफ खुशियाँ होती है। जब आर्यन ने मेरी तरफ देखा तो वहीं खड़े मुझसे कहने लगे, पगली तुम क्यों रो रही हो, मैं अभी ज़िंदा हूँ। उनकी बात सुनते ही मैं भागकर उनके सीने से लगकर रोने लगी। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे आर्यन को कोई मुझसे छीनने की कोशिश कर रहा है। आर्यन दवाई खाए हुए थे, इसलिए वो रात को जल्दी से सो गए, जबकि मैं सारी रात ठीक से सो नहीं पाई थी। बार बार उठकर आर्यन की तरफ देखती कि आर्यन ठीक से सोए है या नहीं। सुबह उठते ही मैंने बड़ी बेचैनी से आर्यन को उठाया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो ज़्यादा देर तक सो सके। मैं उनसे बातें करना चाहती थी। जाने मुझे क्या लग रहा था, जैसे मेरे पास वक्त बहुत कम है। आर्यन के साथ बिताए हुए पल जाने की इतनी तेज़ी से गुजर रहे थे। मेरे आवाज़ देने पर आर्यन जाग गए और मुस्कुराते हुए मुझसे कहने लगे, मुझ पर भरोसा करो, मैं अभी ज़िंदा हूँ। ये शब्द सुनते ही मैं उनके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए उनसे कहने लगी कि आर्यन, आपको ऊपर वाले की कसम, आइंदा से ऐसी कोई बात मत कीजिएगा, चाहे वो मजाक में ही क्यों ना हो। जानते हैं मेरी जान आप में बसती है, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं मर ही जाऊंगी। आर्यन मुस्कुराकर मुझसे कहने लगे, मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम तो मेरी भोली सी प्यारी सी पत्नी हो। उस दिन मैं एक पल के लिए भी आर्यन से अलग नहीं हुई थी। हालांकि उस दिन आर्यन बिल्कुल ठीक थे, मगर मेरा दिल बहुत ही बेचैन था। रात को सोने से पहले आर्यन ने मुझे कहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। फिर मैंने आर्यन से पूछा, आपको इस तरह का दर्द पहले भी होता था? परसों आपको क्या हो गया था, यूँ अचानक से आप बेहोश क्यों हो गए थे? मेरे सवाल पर आर्यन ने सिर्फ इतना ही जवाब दिया, और वो जवाब ये था कि मुझे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था।
ये कहते कहते आर्यन सर के दर्द से सिसकने लगे और मुझे अपनी दर्द भरी आवाज़ से कहने लगे, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है अंजलि, मेरा सर दबा दो। बल्कि तुम ऐसा करो, मेरा ब्लड प्रेशर चेक करो। ये कहते ही वो फिर आंखें बंद करने लगे। देखते ही देखते वो फिर से बेहोश हो गए। मैं उनको फिर से बेहोश होता हुआ देखकर मैं अपने होश खोने लगी और ऊंची आवाज़ में रोते हुए कमरे से दीवानों की तरह बाहर भागी और अपनी सास को पुकारने लगी, ये कहते हुए कि आर्यन को फिर से कुछ हो गया है। मेरे शोर मचाने पर फिर सब घर वाले इकट्ठे हो गए। आर्यन आज भी उसी हालत में ही थे। इस बार आर्यन को वो बड़े अस्पताल में लेकर गए। मैंने बहुत कहा कि मैं भी आर्यन के साथ जाऊंगी, मगर किसी ने भी मेरी बात ना सुनी। मेरी सास मुझसे कहने लगी, तुम्हें वो कहाँ लेकर जाएंगे, रात का वक्त है और वैसे भी ये मर्दों का काम है। मेरी सास ने उस दिन मुझे बहुत ही बुरी तरह से डांट दिया था। मैं तो पहले ही आर्यन की हालत को देखकर बहुत टूट गई थी। सास के यूं डांटने पर मैं अपने कमरे में वापस आ गई। सर तकिया पर रख के आंसू बहाने लगी। मैंने अपनी मम्मी को आर्यन की हालत के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि मेरी मम्मी पहले ही गमों की मारी थी। वो तो शुरू से ही मुझे यही कहती थी कि ऊपर वाला तुम्हारी किस्मत मेरी जैसी ना लिखे। मेरी मम्मी जवानी में ही विधवा हो गई थी। थोड़ी देर में ही फिर से जेठ का फ़ोन आया और उन्होंने बताया आर्यन होश में आ चुका है, मगर इस बार डॉक्टर ने आर्यन के टेस्ट लिख कर दिए हैं। डॉक्टर ने कहा है कि आर्यन के तमाम टेस्ट जल्दी से करवाना चाहिए, हमें आने में देर हो जाएगी। मुझे आर्यन के बारे में बहुत फ़िक्र हो रही थी। मैंने परेशान होते हुए अपनी मम्मी को फ़ोन किया, ये सोचते हुए अब आर्यन की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मम्मी को बताना भी ज़रूरी है। फिर ससुराल वाले कहेंगे इसके मायके में से कोई भी नहीं आर्यन की खैरियत मालूम करने के लिए आया। यही सोचते हुए जब मैंने मम्मी को कॉल किया तो मेरी मम्मी मेरी बात सुनते ही रोने लगी, ये कहते हुए कि ऊपर वाला तुम्हारी किस्मत मेरी जैसी ना लिख दे। रात के तकरीबन 11 बजे जब आर्यन को लेकर मेरे जेठ और ससुर घर में आए तो वो बहुत परेशान थे। मैंने बहुत बेचैन होते हुए जब उनसे रिपोर्ट के बारे में पूछा तो वो कहने लगे रिपोर्ट 1-2 दिन में मिल जाएगी, मगर डॉक्टर ने कहा है कि खतरे की बात है। ये सुनते ही मेरी नई नवेली जेठानी मुंह बनाते हुए मेरी सास की तरफ देखते हुए कहने लगी कि कुछ लोगों के कदम बहुत ही मनहूस होते हैं, उनकी वजह से दूसरों की भी किस्मत में आने वाली खुशियां रुख मोड़ लेती है। शायद उसका दिल बहुत जला हुआ था, इस वजह से कि उसकी जो अभी नई नई शादी हुई थी और कई अरमान थे जैसे हर नई नवेली दुल्हन के होते हैं। अरमान तो मेरे भी थे, मगर ऊपर वाले के लिखे को कौन मिटा सकता है। अगले ही दिन मेरी मम्मी आ गई और वो आर्यन को देख देख कर रोती रही और बातों ही बातों में मेरी सास ने मेरी मम्मी को मेरे बारे में मनहूस कहते हुए बहुत बातें सुनाई। यूँ मेरी मम्मी उनकी बातें सुनकर उदास होकर वहाँ से चली गई। 1-2 दिन मैंने बहुत मुश्किल से गुजारे और हर वक्त ऊपर वाले से दुआ करती रही कि आर्यन की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आ जाए। रिपोर्ट के आते ही सब घर वालों पर जैसे आसमान गिर पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक आर्यन को ब्रेन ट्यूमर था। मैं उन रिपोर्ट को पढ़ते ही अपने आप को आर्यन की बीमारी की जिम्मेदार समझने लगी, क्योंकि शादी से पहले आर्यन बिल्कुल ठीक थे और एकदम से आर्यन को ब्रेन ट्यूमर हो गया, वो भी लास्ट स्टेज पर थे। आर्यन की हालत दिन ब दिन भी खराब होती गई। यूँ तो घर वालों ने उसे एक से बढ़कर एक डॉक्टर को दिखाया, मगर हर बार नाउम्मीद होकर लौट आते। फिर एक डॉक्टर ने थोड़ी उम्मीद दिखाई और उनसे कहा कि ऑपरेशन के बाद उसका ट्यूमर निकाल दिया जाएगा, इस तरह आर्यन बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मगर उस ऑपरेशन के नतीजे में हो सकता है कि आर्यन की आंखों की रोशनी चली जाए, याददाश्त में भी परेशानी हो सकती है, इसके अलावा और जिस्म का कोई हिस्सा भी बेकार हो सकता है, क्योंकि ये दिमाग का मसला है और ऑपरेशन करते वक्त कोई भी मसला पेश आ सकता है। कहने का मकसद ये है कि ऑपरेशन बहुत ही नाजुक और बड़ा है, मगर ऑपरेशन के अलावा हमारे पास और कोई चॉइस भी नहीं था। यूं ही आर्यन को डॉक्टरों के पास लेकर फिरते फिरते 2 महीने गुजर गए।
जिस दिन आर्यन का ऑपरेशन था उस दिन मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब थी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे सर में बहुत दर्द था और थकावट भी बहुत महसूस हो रही थी। पहले मैं समझी शायद ये टेंशन लेने की वजह से हो रहा है, मगर उसी शाम मुझे उल्टी आने लगी और मुझे शक हुआ कि मैं शायद प्रेग्नेंट हूँ। अब हालात ऐसे थे, मैं किसी डॉक्टर को भी नहीं दिखा सकती थी, इसलिए मैं खामोश रही। आर्यन का ऑपरेशन कामयाब हो गया, मगर उसको होश नहीं आया। जब उसको होश आया तो वो सही से बोल नहीं पा रहे थे। डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बताया, आप खुशकिस्मत है, आर्यन का ऑपरेशन ठीक हो गया है, मगर पूरी तरह ठीक होने में इसको वक्त लगेगा। आप लोगों को सब्र और हिम्मत से काम लेना होगा। 1 हफ्ते तक आर्यन अस्पताल में ही एडमिट रहे। उनकी तबीयत कुछ ठीक हुई तो उनको घर में लेकर आए। जिस दिन आर्यन घर में आए, कमरे में मुझे अकेला पाकर मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझसे कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें एक दिन भी खुश नहीं रख सका। मैंने तुमसे कितने वादे किए थे, मगर मैं अपना किया हुआ एक भी वादा नहीं निभा पाया। ये कहते हुए उनकी आंखें नम हो गई। मुझे उनकी ये बातें सुनकर बहुत रोना आ रहा था। फिर मैंने अपने आप को मजबूत किया, अगर मैं उनके सामने रो पड़ी तो ये हिम्मत हार बैठेंगे, और वैसे भी इन्हें इस हालत में परेशान करना ख़तरनाक साबित हो सकता है। मैं मुस्कुराते हुए आर्यन को दिलासा देने लगी, कोई बात नहीं, ज़िंदगी में खुशी और गम आते ही रहते हैं। मेरी मम्मी और मेरे भाई जब आर्यन की तबीयत मालूम करने आए, पता नहीं मेरी सास को क्या हो गया। वो मेरी मम्मी से कहने लगी, आप अपनी बेटी को अपने साथ कुछ दिन के लिए लेकर जाओ। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैं उनकी बात समझ नहीं पाई। उन्होंने इस कदर सख्त लहजे में कहा था कि मेरी मम्मी वापस पलटकर कोई सवाल ही नहीं पूछ पाई। यानी मेरी मम्मी को अपना फ़ैसला सुनाकर वहाँ से चली गई, जबकि मैं ये सुनते ही बहुत हैरान हुई। मैं आर्यन को इस हालत में कैसे छोड़कर जा सकती थी, मगर ये बात मेरे भाई ने भी सुन ली। वो गुस्से में आए और ज़बरदस्ती मुझे वहाँ से ले गए। उन्होंने मुझे आर्यन से एक बार भी बात करने नहीं दी। मायके में आकर मेरी रूह को कहाँ चैन आने वाला था। मैंने कई बार आर्यन को कॉल किया, मगर आर्यन ने कॉल नहीं उठाया। वो कॉल उठा भी कैसे सकते थे, क्योंकि मोबाइल डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था कि आर्यन ज़्यादा देर बात ना करे। जाने उन्हें उन लोगों ने क्या कहा होगा। 2-3 दिन मैंने बहुत मुश्किल से अपने मायके में गुजारे और फिर अपनी मम्मी से कहने लगी, आप भाई से कहिए कि मुझे आर्यन के पास छोड़ आए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ही बुरा हो जाएगा। आप ये सब कैसे कर सकती है? वो मेरा पति है, किसी को हक़ नहीं कि मुझे उनसे कोई जुदा करे। मगर मेरी मम्मी अपने सख्त लहजे में मुझसे कहने लगी, तुम्हारी सास तुम्हें मनहूस समझ चुकी है और इसलिए उसने तुम्हें इधर भेजा है ताकि वो अपने बेटे का इलाज करवा सके। अगर तुम इस बीच चली गई, आर्यन को कुछ भी हो गया, वो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। और वैसे भी वो उनका बेटा है। सभी मेरे खिलाफ़ हो गए, यहाँ तक कि मेरी मम्मी भी। फिर मैंने मजबूर होते हुए अपने ससुर को कॉल किया। पहले तो ससुर ने कॉल नहीं उठाया, मगर तीसरी बार कॉल करने पर उन्होंने कॉल उठाते ही कहा, अब तुम क्या चाहती हो? आर्यन इस दुनिया में नहीं रहा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उनसे क्या पूछूं और क्या बोलूं। सिर्फ मैंने उनसे इतना ही बोला कि ये कैसे हुआ और कब हुआ, क्योंकि मुझे मम्मी के घर में आए हुए 2 हफ्ते गुजर चुके थे। उन्होंने मेरे सवाल को सुनने के बाद कॉल काट दिए और उसके बाद उन्होंने कभी भी मेरा कॉल नहीं उठाया। जब मैंने अपने घर में बताया तो घर में अजीब सा मातम मच गया। ये ऐसा मातम था जो मुझसे ज़्यादा मेरे घर वाले ने मनाया। यानी अब वो सब मुझे मनहूस समझने लगे। मेरी मम्मी मुझसे कहने लगी, मुझे यूँ लग रहा है जैसे मैं आज फिर से विधवा हो गई हूँ। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी मम्मी को मनाया और अपने ससुराल पहुँची, जबकि मेरा भाई इस बात पर बहुत नाराज़ थे। उन्होंने हमें बताना ज़रूरी नहीं समझा और तुम किस मुँह से उस घर में जाओगी। मगर मेरे दिल को चैन नहीं आ रहा था। जब मैं अपने ससुराल में पहुंची तो वहां पर ताला लगा हुआ था, क्योंकि मैं वहां पर नई नवेली दुल्हन बनकर गई थी, इसलिए किसी पड़ोसन के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मेरी मम्मी ने बाजू वाले पड़ोसियों से पूछा कि मेरे ससुर वाले किधर गए हैं, तो उन्होंने बताया कि वो ये घर छोड़कर चले गए हैं।
जब मेरी मम्मी ने आर्यन के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। दूसरे पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम एक हफ़्ता पहले ही किराए के मकान में आए हैं। यूँ हमें ना ही आर्यन के बारे में कुछ मालूम है और ना ही उसके घर वालों के बारे में। मेरी मम्मी मुझे कोसते हुए घर वापस ले आई, ये कहते हुए कि वो तुमसे पीछा छुड़वाना चाहते थे तो उन्होंने छुड़वा लिया और अब आर्यन इस दुनिया में नहीं रहा। तुम घर में बैठो और आर्यन का शोक मनाओ। मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मेरी हालत को देखते हुए मेरी भाभी मुझसे कहने लगी, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई? तुम्हारी हालत को देखकर मुझे शक हो रहा है। जबकि दूसरी भाभी बोली, हाय रब्बा, अब एक और ज़िम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। जबकि अभी तक ये मालूम नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। खैर, उनके कहने पर मेरी मम्मी घर में एक नर्स को लेकर आई और उसने कहा कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। बल्कि वो मुबारक देते हुए कहने लगी, खुशखबरी है। ये शब्द सुनते ही मुझे तो जैसे चक्कर आने लगे, क्योंकि आर्यन इस दुनिया में नहीं रहे तो ये खुशखबरी किसके लिए होनी थी। सब मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही बोझ समझने लगे थे। धीरे धीरे जैसे ही वक्त गुजरता रहा और वो दिन भी आ गया जिस दिन मैंने बेटे को जन्म दिया। मेरा बेटा बिल्कुल आर्यन की तरह ही दिखता था। मैं अपने बेटे को गोद में लेकर आंसू बहाने लगी और कुछ दिन की आर्यन की मोहब्बत याद करने लगी, क्योंकि मेरा और आर्यन का साथ ही कितना था। मगर मेरे साथ उसकी कुछ यादें ही मेरी ज़िंदगी गुजारने का ज़रिया था। जब मैंने बेटे को जन्म दिया तो मेरे भाई मम्मी से कहने लगे, इसकी शादी करवा दो। मगर मेरा दिल नहीं मानता था, क्योंकि मैंने आर्यन को अपनी आँखों से इस दुनिया से जाते हुए नहीं देखा था। मुझे यकीन था कि आर्यन ज़िंदा है। फिर दिल में ये भी सोचती थी कि अगर वो ज़िंदा है तो उसने कभी कॉल क्यों नहीं किया, जबकि मेरा नंबर तो वही है। मैंने अपना नंबर नहीं चेंज किया था और हमारे घर के बारे में भी उसे मालूम था। मेरी मम्मी ने भी मुझ पर बहुत ज़ोर दिया कि दूसरी शादी कर लो। मेरी ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं। मैं जीते जी तुम्हें अपने घर का कर देना चाहती हूँ। मैं अपनी मम्मी से कहने लगी, मैं किसी स्कूल में नौकरी कर लूँगी और अपने बेटे को पालूँगी। मेरा बेटा मेरे पास है, मैं उसके सहारे ज़िंदगी गुजार लूँगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और मैंने स्कूल में नौकरी शुरू कर दी। बेटे को भी साथ ही ले जाती थी। घर में इसको कौन देखने वाला था। ज़िंदगी तो अब गुजारनी क्या थी, दिन गुजर रहे थे। ऐसे में मेरे बड़े भाई का ट्रांसफ़र हो गया। उनका ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हुआ। वो मुझसे कहने लगे, तुम भी हमारे साथ चलो। मैं भी उनके साथ चली गई, क्योंकि छोटे दोनों भाई बिल्कुल भी नहीं पूछते थे, ये सोचते हुए कि बड़े भाई हैं, कुछ तो ख्याल रखेंगे। जबकि मेरी मम्मी वहीं पुराने घर में ही रही। मैं अपने बड़े भाई के साथ नए शहर में आ गई। मेरी कौन सी सरकारी नौकरी थी, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। अब हम जिस शहर में आए थे वो शहर बहुत ही अच्छा था। उस शहर के लोग भी बहुत अच्छे थे। शायद पुराने शहर में इतनी दर्द भरी यादें थी, वहाँ पर रहना अब अच्छा नहीं लगता था। इसलिए नए शहर में नए लोग अच्छे लगने लगे। नए शहर में हालात भी कुछ बेहतर हो गए। हालात बेहतर इसलिए हुए, एक तो मेरा टीचिंग में तजुर्बा अच्छा था और दूसरा मेरे भाई के घर में पास ही एक प्राइवेट स्कूल था। मैंने वहाँ पर टीचिंग शुरू कर दी। स्कूल की मैडम बहुत ही अच्छी थी। अब मेरा बेटा भी बड़ा हो गया था, वो चौथी क्लास में पढ़ता था। मैडम मेरे बेटे से भी बहुत मोहब्बत करने लगी। फिर उसने मेरी आप बीती सुनी तो वो मुझसे और भी ज़्यादा हमदर्दी करने लगी। मैं सारा दिन स्कूल में पढ़ाती और घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। दिन बहुत तेज़ी से गुजरने लगे, मगर उस बीच कोई दिन भी ऐसा नहीं गुजरा था जिस दिन मैंने आर्यन को याद नहीं किया। मेरा बेटा जब भी अपने पापा के बारे में पूछता तो मैं उसे यही कहती कि तुम्हारे पापा मुल्क से बाहर है। बल्कि मैं उसे झूठ बोलती रही। उसकी हर सालगिरह पर उसे झूठ बोलते हुए उसे अपनी तरफ से एक तोहफ़ा देती और उस पर नाम आर्यन का लिख देती थी और ये कहती थी कि ये तुम्हारे पापा ने बाहर से भिजवाया है। लेकिन अब वो बड़ा हो रहा था, अपने पापा की कमी को महसूस करने लगा। स्कूल में टीचिंग करते हुए मुझे 5 साल गुजर गए और मेरा बेटा भी पहले से बड़ा हो गया। उस बीच मैडम ने भी मुझे एक बार मशवरा दिया कि दूसरी शादी कर लो, मगर मैं उनसे हमेशा कहती कि मेरा दिल कहता है कि आर्यन ज़िंदा है। एक दिन मैडम ने मुझे ऑफ़िस में बुलवाया और मुझे शादी का कार्ड देते हुए कहने लगी, मेरी बेटी की शादी है, तुम मेरी बेटी की शादी पर ज़रूर आना। क्योंकि मेरी मैडम से मोहब्बत ज़्यादा थी, इस वजह से मैं उनको ना चाहते हुए भी इनकार ना कर पाई। शादी 1 हफ़्ते बाद थी। मैं हमेशा की तरह विधवा का लिबास पहने उदास दिल
के साथ झूठी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाए मैडम की बेटी की बारात वाले दिन पहुंच गई। जब बारात आई तो मैंने वहां पर एक आदमी को देखा जिसका सदियों से मुझे इंतज़ार था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, मगर वो बारातियों में खड़ा मुस्कुरा रहा था। आर्यन मेरे सामने खड़ा था। अचानक से जब उसकी मुझ पर नज़र पड़ी तो उसका चेहरा उतर गया, जबकि मैं वहीं हैरानी की हालत में खड़ी थी। मुझे अपनी धड़कन बंद होती हुई महसूस हुई। आज मेरा दिल जीत गया था, वो दिल जिसने हमेशा मुझे इस उम्मीद में ज़िंदा रखा कि आर्यन ज़िंदा है। वो किसी मोड़ पर कभी न कभी ज़रूर मिलेंगे, और आज वो मिल गए। मगर पता नहीं क्यों मुझे इस तरह उनको देखकर अपने आप पर अफसोस होने लगा। और फिर जो उसने मुझसे कहा वो सुनने के बाद तो मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आने लगा, क्योंकि वहाँ पर मेहमान ज़्यादा थे। मैं उस वक्त आर्यन से कुछ कह ना पाई। शादी के फंक्शन में मैं बहुत मुश्किल से वहाँ पर सारी रस्म के ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगी। ये भी जानती थी कि जिस अंदाज़ में मुझे आर्यन ने देखा है वो भी मुझसे ज़रूर बात करना चाहते हैं। जैसे ही बारात रुखसत हुई तो मैं अपने बेटे को अपने साथ लिए हॉल से निकल रही थी। वहाँ पर आर्यन हमारे ही इंतज़ार में खड़े थे। आर्यन को देखते ही मेरा दिल चाहा कि मैं उसका गिरेबान पकड़ूं और उससे पूछूं वो ज़िंदा थे, मगर वो इतने सालों से कहाँ थे, जबकि आज भी वो एक चमत्कार की तरह ही मेरे सामने खड़े थे। शादी के फंक्शन में मुझे मैडम से इतना तो मालूम हो चुका था कि आर्यन उनकी बेटी के ससुराल की तरफ से आए हैं, यानी मेरे जेठ के घर में मेरी मैडम की बेटी ब्याह कर गई थी। इससे पहले कि मैं आर्यन से कुछ पूछती या वो मुझसे कुछ पूछते, मैंने बहाना बनाते हुए अपने बेटे को वहाँ से जाने के लिए कहा और ख़ुद आर्यन से पूछने लगी, ये कहते हुए, तुम तो बड़े बेवफा निकले। तुम ज़िंदा थे, मगर तुम्हारे घर वालों ने हमसे झूठ बोला और मैं बेवकूफ़ तुम्हारे मरने पर भी यकीन नहीं कर पाई। इस उम्मीद के सहारे अपनी सारी जवानी गुजार दी कि तुम कभी तो लौटोगे। पता नहीं क्यों मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि तुम मर गए थे, मगर आज तुम्हें ज़िंदा अपने सामने खड़ा देखकर मुझे ये यकीन तो हो गया है कि मेरा दिल सच कह रहा था। मगर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी बात को बीच में ही काटते हुए आर्यन मुझसे कहने लगे, तुम ड्रामा ख़त्म करो। एक तो तुम मुझे उस हालत में छोड़कर अपने घर वालों के साथ चली गई और उल्टा तुम मुझे ही कसूरवार ठहरा रही हो। फिर वो मुझसे कहने लगे, हाँ, तुम्हारे जाने के बाद मुझे घर वालों ने बताया कि था कि तुम घर में ये कहकर गई हो कि तुम बीमार पति के साथ सारी ज़िंदगी गुजार नहीं सकती, और वैसे भी आर्यन की ज़िंदगी का क्या पता है, आज है तो कल नहीं। ये कहकर तुम वहाँ से चली गई, लेकिन मेरे घर वालों ने तुमसे बहुत मिन्नतें की, लेकिन तुमने उनकी एक ना सुनी और अपने मायके वालों के साथ चली गई। ये सुनते ही मैं आर्यन पर फट पड़ी, क्योंकि वो जो भी कह रहे थे वो सब झूठ था। मैंने उसके लगाए गए तमाम इल्ज़ाम का सिर्फ इतना ही जवाब दिया, ये सब झूठ है, और तुम लोग अगर इतने ही सच्चे थे तो घर छोड़कर क्यों गए? आर्यन को तो पहले मुझ पर यकीन नहीं आया। फिर वो मुझसे कहने लगे, हाँ, हम वो घर छोड़कर गए थे क्योंकि हमें किसी पंडित ने बताया था कि मेरी बीमारी उस घर को छोड़ने से ही कटेगी, और वैसे भी बड़े भाई का इस शहर में ट्रांसफ़र हो गया था, इसलिए वो मुझे भी लेकर यहाँ आ गए। और वैसे भी मैं उस शहर में रहना नहीं चाहता था, क्योंकि उस शहर में, उस घर में तुमसे जुड़ी यादें जो थी। इतने में मेरे बेटे ने मुझे पीछे से आवाज़ दी। वो आवाज़ सुनते ही आर्यन मुझसे नफ़रत भरी लहजे में कहने लगा, ओह, तुमने दूसरी शादी भी कर ली, जबकि ना ही मैंने तुम्हें डिवोर्स दिया था और ना ही मैं मरा था। तुम ये कैसे कर सकती थी? मैंने अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए आर्यन के सामने उसे लाकर खड़ा किया, ये कहते हुए, ये तुम्हारा ही बेटा है, इसको गौर से देखो, क्या ये तुम्हारा हमशक्ल नहीं? आर्यन ने जब बेटे की तरफ देखा तो वो उसकी तरफ लपका और उसे गले से लगा लिया, क्योंकि सच में हमारा बेटा आर्यन का ही कॉपी था। फिर मैं वहाँ से अपने बेटे को अपने साथ लेकर आ गई, जबकि आर्यन इस बात पर ज़िद कर रहे थे कि मैं बेटे को उसके साथ जाने दूँ और ख़ुद भी उसके साथ जाऊँ, पर मैं ऐसा नहीं करने वाली थी। उसके बाद कई बार आर्यन ने हमारे घर में आकर माफ़ी मांगी और यहाँ तक कि अपने घर वालों को भी हमारे घर में लेकर आए, मगर मैंने उनके साथ भी जाने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि मैं तो मनहूस हूँ, विधवा का शब्द सारी उम्र सुनती आई हूँ, और मैं तो अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतज़ार करने वाली थी, जबकि तुमने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आर्यन मुझसे कहने लगे, उसने एक दो बार कोशिश की थी, मगर तब मैं दूसरे शहर में आ गई थी, मगर मैं जानती थी वो ये झूठ कह रहे थे, क्योंकि मेरे दोनों भाई उसी घर में रहते थे, और सबसे बड़ी बात, आर्यन के पास मेरा नंबर भी था।
आर्यन ने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी 3 बेटियां भी थी। वो तो सिर्फ मेरे पास इसलिए आ रहे थे क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए था। मैंने आर्यन से कहा मेरा क्या है, आधी ज़िंदगी गुजर गई है और आधी बाकी है। ऊपर वाले ने मुझे बेटे जैसा मजबूत सहारे से नवाज दिया है, मैं उसके सहारे ज़िंदगी गुजार लूँगी। वैसे भी मैं मनहूस थी, यही समझकर तुमने भी अपने घर वालों का साथ देते हुए मुझे छोड़ दिया। अब तुम अपनी ज़िंदगी जियो और मुझे भी जीने दो। मैं अपनी अधूरी मोहब्बत को पूरा होने का इंतज़ार करती रही, मगर मेरी मोहब्बत हमेशा के लिए अधूरी ही रह गई। सारी हकीकत जान लेने के बाद मेरे बेटे ने अपने पापा का मुंह तक नहीं देखा, जबकि मैंने उसे कई बार कहा कि वो तुम्हारे पापा है, तुम उससे मिलते जुलते रहा करो। मगर मेरे बेटे ने मुझे तड़पते हुए देखा था, इसलिए उसने अपने पापा से मिलने से इनकार कर दिया। दोस्तों, क्या कहना है आपको इस कहानी के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।